जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का एक सिंपल सा टॉपिक है जिसे हम डी बाय फोर्सेस भी कह सकते हैं या फिर उन्हें हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के नाम से भी जाना करते हैं। सही है। तो हम लोग उसे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास है जी डी बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर इन्हें कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। दोनों नाम इसके बिल्कुल सही माने पहचाने जाते हैं। ठीक है जी। तो एक हो गया डी बाय और दूसरा क्या हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस तो उसका मतलब सिंपल नेम है ना, जिससे हम लोग उसकी डेफिनेशन भी क्लियरली कर सकते हैं, एग्जांपल भी। और एक डी बाय ने ये दी थी फोर्सेस, इस वजह से हमने इनको डी बाय फोर्सेस भी कह लेना है। सही हो गया। अब जरा इस बात को सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो सके। देखिए, सबसे पहले डी बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अंदर समझने वाली बात क्या है। देखिए, पहले हम डेफिनेशन करते हैं। द टाइप ऑफ वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ attractions which are present between a permanent dipole and an induced dipole is called dipole induced dipole forces। इसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, इसे डी बाय फोर्सेस कहते हैं। अब इसमें एक बात समझ आ गई, एक होगा डाइपोल जो क्या होगा परमानेंट, मतलब उसकी पोलैरिटी पे कोई शक नहीं है। जैसे हमने कहा था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से ज्यादा हो वो परमानेंट डाइपोल होगा, उसकी पोलैरिटी कभी खत्म नहीं होगी, जो है वो रहना ही रहना है। लेकिन दूसरा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। जो डाइपोल किसी की वजह से बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल। इसका मतलब है ये वाला डाइपोल इसने इंड्यूस करवाया है, प्रोड्यूस करवाया है, बनाया है। सही हो गया। इसकी इंडक्शन की वजह से ये बना, इस वजह से इंड्यूस डाइपोल। कैसे बना भी समझ लेते हैं। ठीक है। अब सुनिएगा, दीज आर प्रेजेंट between polar and non-polar substances। ये बड़ी मजे की बात है। आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अभी तक इसका आंसर नहीं आपने पढ़ा होगा। आंसर हम बताते हैं, सुनिएगा जरा। आज वो आंसर मिलने लगा है जो आपको कभी नहीं मिला पहले कभी। व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, क्यों वो सारी चीजों को हल कर लेता है। सुनिए अब इसका असल मतलब, इसका असल आंसर क्या है। वाटर पोलर है, ये पोलर चीजों को तो हल करेगा। जैसे वाटर में NaCl हल हो जाएगा, वाटर में HCl, सारे एसिड्स हल हो जाएंगे, सारी अल्कलीज मोस्टली सारी जो है ना वो पोलर चीजें वो सारी हल हो जाएंगी। लेकिन क्या हल नहीं होता नॉन पोलर। ये जो डी अपना वाटर है वो पोलर है, ये नॉन पोलर चीजों के साथ कौन सी फोर्सेस बनाता है, डी बाय या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बना के उन्हें भी लिटिल बिट हल कर लेता है। जैसे आपके हैंड पर ऑयल लगे, आप सोप के साथ धोकर फिर वॉश किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ। आपके हैंड पर कोई साल्ट वगैरह लगे, आप सोप के साथ वॉश करके फिर क्या करते हैं, उसमें सोप का इफेक्ट भी है लेकिन वाटर का इफेक्ट भी है। ऐसे ही वाटर के अंदर जो भी आप सब्जी की जो भी पकाते हैं, ठीक है,
तो वो साल्ट वगैरह तो आसानी से हल हो जाता है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो कम जरूर हल होती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होती। हाँ, उसकी सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है अगले के साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सही हो गया ना, लेकिन वो भी इसे हल कर लेती है। यानी कि कहने का मतलब वाटर पोलर है, ये पोलर चीजों को तो हल करेगा ही करेगा, और नॉन पोलर को भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हल कर लेता है डी बाय फोर्सेस से। इस वजह से ये पोलर और नॉन पोलर सारी किस्म की चीजों को हल कर लेता है, तभी तो इसका नाम रखा हुआ है अपने क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बात समझ आ गई, इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, अब सुनिए, अब मैं इसकी फॉर्मेशन बता देता हूं। ये बनती कैसे है, किसके दरमियान किस तरह किस लिहाज से होती है, तो इसको जरा सुनिएगा, देखिएगा। व्हेन नेगेटिव और पॉजिटिव एंड ऑफ अ डाइपोल मॉलिक्यूल कम क्लोजर कह लो या कोलाइड कह लो, जो टकराता है, कम क्लोजर टू अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इट रिपेल और अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अगर पॉजिटिव है तो खींच लेगा, नेगेटिव है तो रिपेल कर देगा, ड्यू टू विच इट आल्सो बिकम पोलराइज। ये वाला भी पोलराइज हो जाता है जो नॉन पोलर है, एंड फॉर्म एन इंड्यूस्ड डाइपोल। किसी एक की वजह से दूसरे में पोलैरिटी का आ जाना, उसे कहते हैं ये इंड्यूस हुई है, इंड्यूस्ड डाइपोल। हेंस फोर्सेस बिटवीन देम, इनके दरमियान जो फोर्सेस होगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, जाहिर बात है, एक बोलेंगे डाइपोल और एक बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एक होगा डाइपोल और दूसरा क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगी। अब इसको मैं जरा क्लियरिफाई करने लगा हूं, तो जरा सुनिएगा, तवज्जो रखनी है ताकि मैं आपको चीजें वक्त पे समझा सकूं। ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल है, एक इनमें से पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है। देखिए, एक पोलर है ना, लेट्स सपोज दैट उसका पोलर होने का क्या सिनेरियो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ बहुत कम है, ठीक है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हर तरफ इक्वली फैला होता है, कहीं पे ज्यादा नहीं होता, कहीं पे कम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हर जगह सेम स्पीड के साथ जाते हैं, सेम टाइम स्पेंड करते हैं, सेम प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसका, ठीक है, इक्वली डिस्पर्स्ड है। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे फुल टाइम नेगेटिव चार्ज है, तो इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग अगर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहे तो इसमें से एक फुल टाइम पोलर नजर आ रहा है और दूसरा नॉन पोलर नजर आ रहा है। एक फुल टाइम पोलर नजर आ रहा है और दूसरा नॉन पोलर नजर आ रहा है। जैसे मैं इसको क्या बोलूंगा, पोलर ही बोलूंगा ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोलर बोलूंगा। तो इसे मैं बोलूंगा ये है डाइपोल और ये है फुल टाइम नॉन पोलर, और ये डाइपोल नहीं है, ये डाइपोल नहीं है और ये डाइपोल है। अब होगा क्या, ये इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे वो रिपेल करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहां से भाग कर किधर चला जाएगा, जाहिर बात है ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। जब ये पार्टिकल इधर टकराने आए थे,
कोलिजन करवाने हैं, इसका नेगेटिव चार्ज ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल। जाहिर सी बात है जब इसने आके टकराना पाउस बैक तो होना है ना, उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, उधर। जब इलेक्ट्रॉन सारे उधर चले जाएंगे तो सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगी। देखिए अब पार्टिकल की सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी। इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो पहले ही इधर थे, क्योंकि ये तो परमानेंट डाइपोल है, इसने तो कहीं जाना ही नहीं है। इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी उधर चले गए। तो मैं कहता हूं ये था एक परमानेंट डाइपोल, इसकी वजह से ये भी डाइपोल बन गया। तो जो किसी की वजह से बने से क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल। देखो इसे हम लोग बोलते थे, अकेला डाइपोल लिखा हो तो उसे कहते हैं परमानेंट डाइपोल, और ये वाला इसने बनाया है, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ये परमानेंट डाइपोल और ये वाला इंड्यूस्ड डाइपोल। अब सुनिए इसमें क्या है, इधर कौन है, नेगेटिव, इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में खींचेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या हमने बोला, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्लियर होगी बात। तो एक परमानेंट डाइपोल, सही है, एक परमानेंट डाइपोल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ ज्यादा होता है, एक तरफ क्या होता है, कम होता है। अगर ये वाला एंड इसके सामने आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, खींच के इधर नेगेटिव ले आएगा, इधर पॉजिटिव लेगा। अगर नेगेटिव एंड आएगा तो देखो जैसे मैंने यहां पे वाज़ेह कर दिया कि नेगेटिव एंड है तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। और अगर पॉजिटिव एंड है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव एंड आया, उसने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल किया, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर चले गए। जब इधर चले गए तो इस साइड पे आ गए, तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो गया, इस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गया। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाना, दूसरी तरफ कम हो जाना, उसे दो पोल्स में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले में। तो इसने इसको पोलराइज कर दिया, इस वजह से ये वाला कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल और ये वाला कहलाएगा परमानेंट डाइपोल। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान फोर्सेस को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या दूसरा नाम क्या देते हैं, डी बाय फोर्सेस का नाम देते हैं। क्लियर है बात। अब यहां पर ये बात हमें क्लियर हो गई। अब दे आर weaker than dipole dipole forces। ये वाली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से वीकर होगी। जाहिर सी बात है कि डाइपोल डाइपोल तो फिर फुल टाइम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, क्योंकि वो तो अपना जनाबे वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है डेफिनेटली वो क्या होंगी, तगड़ी। और ये वाली जो फोर्सेस है ये क्या है, ये तो सिंपल हमने इंड्यूस की है, इंड्यूस करके बना रहे हैं, तो इस वजह से ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर या अच्छे वाली नहीं होगी, स्ट्रॉन्गर वाली नहीं होगी। ओके, इसके बाद देखिए solubility of non-polar molecule in polar solvent decreases with increase in size। ये एमडी कैट के हिसाब से, एंट्री टेस्ट के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है वो जरा सुन लीजिएगा कि अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, साइज उसका बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब सुने, देखो जितना साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, यानी कि जितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे ही उतनी रिपल्शन विद पोलर सब्सटेंस बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे कि हम लोग कहते हैं वाटर के साथ उसकी नाता टूट जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगी। इस वजह से
सॉल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम। सॉल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम। तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इज नॉन पोलर क्या हो जाएगी, कम। सही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मीथेन इथेन वगैरह वो तो फिर भी शायद लिटिल बिट वाटर में सॉल्युबल हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये जो मतलब नॉन पोलर है, लेकिन ये सारे पानी में थोड़े बहुत सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जो ऑयल्स हैं, घी वगैरह है, उनके साइजेस बहुत ज्यादा लार्ज हैं, ठीक है। वो लार्ज साइज होने की वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्लियर होगी बात। तो यहां तक हमारे पास थी कौन सी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डी बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने इसको सीखा कि ये पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस के दरमियान पाई जाती है। क्लियर होगी बात। तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के बारे में, इस छोटी सी फोर्सेस के बारे में, सिंपल सी फोर्सेस के बारे में जो वीकर देन डाइपोल फोर्सेस है और पोलर और नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती है, तो आप लोग कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।